वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों के बीच आपके सेशन के साथ आया हूँ आज। जो 40 डे स्टडी स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिजाइन किया था 10th एंड खास करके 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी लॉकडाउन की वजह से आगे की पढ़ाई पूरी तरह से स्टार्ट ही नहीं हो पाई अभी तक। तो आपको अगर पिछला आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको डे 1 में बताया था कि इंग्लिश वास्तव में है क्या और इंग्लिश में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इंग्लिश अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, फिर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अंग्रेजी जो होती है ये लैंग्वेज है, ये तो आप जानते हैं, तो इसका स्क्रिप्ट क्या है, यानी इसकी लिपि क्या है। तो आपको मैंने कमेंट में लिखने के लिए दिया था और ऑप्शन में दिया था आपको मैंने रोमन, और दूसरा ऑप्शन दिया था देवनागरी, और तीसरा मैंने दिया था शायद ग्रीक। तो आप सबको पता ही है कि ग्रीक जो है ये तो अलग हो जाएगा, ये ग्रीक के निवासियों का है जो कि लैंग्वेज का लिपि है। देवनागरी हमारी हिंदी की लिपि है। तो आंसर क्या बचा? रोमन। तो ये था एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना था, उसका जवाब। फिर मैंने आपको समझाया था कि इंग्लिश जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इंग्लिश स्टडी करने के दौरान इंग्लिश को मैंने बांट के समझाने का कोशिश किया कि क्या क्या चीज़ पढ़ाना मेरा काम है और क्या क्या चीज़ आपको खुद से करना होता है। जिसे मैंने बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इंग्लिश जब सीखना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ग्रामर पर, क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का कड़ी है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी का है कि ग्रामर थोड़ा सा साइंटिफिकली समझाना होता है, और समझाने के लिए अगर कोई मिल जाते हैं तब हमें वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। तो हमने आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट बोला था कि हम डिटेल से पढ़ाएंगे। इसके 3 सेक्शन बताए थे आपको मैंने। कॉमन ईरर बताया था मैंने आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताया था और ग्रामर फिलर बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जब आप ग्रामर कर लेते हैं तो दूसरा सेक्शन आपको इंग्लिश के लिए होना चाहिए था आपके पास में, क्या? वोकैब सेक्शन। याद है जो मैंने कहा था कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं और एक अच्छे शब्द के साथ अगर उस सेंटेंस को बोलते हैं ना तो सेंटेंस का महत्व, उसका इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वोकैब, शब्दों का एक श्रृंखला होना चाहिए। साथ ही साथ वोकैब में मैंने बताया था कि हम लोगों को सिनोनिमस पढ़ना होता है, एंटोनिमस पढ़ना होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, जिसको मैंने सिखाया था, आपको दिखाया था हिंदी से भी रिलेट करके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और एक था आपके पास कौन सा सेक्शन? मुहावरे, है ना, इडियम्स। और फिर मैंने आपको सिखाया था थोड़ा सा ये भी कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आती थी वो वोकैब के हिस्से में आते थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको इंग्लिश अगर अच्छा करना है तो पैसेज, इसके पहले मैंने पढ़ाया था PQRS, कि आपको PQRS भी आना चाहिए। PQRS का मतलब क्या समझे थे? याद है कि हमारे पास एक स्टोरी जो होती है उसको फ्रैक्शन पार्ट में दे देता है। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट में दे देता है और जैसे तैसे लिख करके उस स्टोरी को कहता है कि अरेंज करके बताइए कि स्टोरी का सेंस कैसे सही आ सकता है। जस्ट लाइक सीटिंग अरेंजमेंट रीडिंग में पढ़ते हैं ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिक्शनरी के अनुसार सजाते हैं, उसी तरह से यहाँ सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सजाना होता है। फिर आपको मैंने बताया था पैसेज, जिसके मैंने आपको स्ट्रेटजी भी दिया था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पैसेज का और उसके बाद पैसेज को पढ़ना चाहिए। याद है, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और एक सेक्शन और बचा था कि अगर अंग्रेजी और अच्छा करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लोज टेस्ट, जिसको क्लोज पैसेज कहते थे, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और इसका स्ट्रेटजी हम लोग सीख रहे थे क्या कि इसमें एक कहानी है या कोई भी फैक्ट न्यूज़ है, उसमें बीच से कुछ ग्रामर का हिस्सा या कुछ किसी वर्ड कॉम्बिनेशन को हटा दिया जाता है और उसी जगह पर ब्लैंक ऑप्शन में 3 ऑप्शन और सेट कर दिए जाते हैं और आपको देखा जाता है कि वहाँ से हटाए गए चीज़ को आप सही चुन पाते हैं या नहीं। ये था क्लोज पैसेज। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी पे फिलहाल कुछ चर्चा, जिसको मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया है ताकि जो फर्स्ट वीडियो नहीं देख पाए स्टूडेंट वो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे आज का सेशन में लिखा हुआ है 40 डेज स्टडी स्ट्रेटजी क्लास 2 या तो डे 2, जिसमें लेटर एंड आर्टिकल को हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने पिछले यानी फर्स्ट सेशन में या फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, लेकिन बस अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं। देखिएगा
मैंने आपको सिखाया था कि साउंड के अकॉर्डिंग लेटर दो तरह के होते हैं। एक होता है लेटर ऑफ वोवेल साउंड, यानी कुछ ऐसे अक्षर जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्ण का सेंस आता है। ठीक है, अब स्वर वर्ण का सेंस आता है, फिर मैंने समझाया था कि वोवेल साउंड में आपको हिंदी स्वर वर्ण के अनुसार चलना पड़ेगा कि अ हो गया, आ हो गया, ह्रस्वी, दीर्घ ई, समझ पा रहे हैं, इस तरह से आपके पास। तो जो हिंदी स्वर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, और जब इनका उच्चारण स्वर के सेंस में आएगा तो हम लोगों को सिखाया गया था कि इसके साथ क्या लगा देना है, एन लगा देना है। क्लियर हुआ कि लेटर ऑफ जो वोवेल साउंड होता है हमारे पास, उन सभी के साथ में आर्टिकल एन ऐड करना होता है, ए नहीं। चलिए फिर आपको थोड़ा सा मैंने समझाया था एबीसीडी को इस तरह से, एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए इस तरह से मैंने समझाया था कि जब हम इन सभी का उच्चारण करते हैं, साउंड निकालते हैं, तो कैसे कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग ए पढ़ते हैं। अब देखो ये ए जो था वो आपका इसमें आएगा, इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड कॉम्बिनेशन होंगे उसके साथ हम लोगों को क्या लगाना चाहिए था, आर्टिकल ए और एन में एन रिक्वायरमेंट रहेगा। तब बी का उच्चारण ब से होगा जो इसमें नहीं आएगा, सी का उच्चारण स से होगा जो नहीं आएगा, डी का उच्चारण ड से होगा जो इसमें नहीं आएगा। लेकिन जब ई के पास पहुंचेंगे तो हमारा उच्चारण इससे मैच करेगा, इसलिए इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा हमको, एन। अब आते हैं यहाँ से, एफ का मतलब हो जाता है इस तरह से, लेकिन ये पूरा एक क्या हो गया, शब्द हो गया। अक्षर का मतलब अकेला होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको हटाया और इसका जो साउंड हो गया वो क्या हो गया, स्वर वर्ण जैसा। इसलिए इससे भी रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन में अगर ए उच्चारण आएगा तो हमें लगाना पड़ेगा एन। था आएगा तो नहीं, ए आएगा तो। चलिए जी में नहीं, क्योंकि ज से हो रहा है जो इसमें नहीं है, एच देख लीजिए, एच लिखते हैं हम, लेकिन उच्चारण हमें सिर्फ लेटर का चाहिए, शब्द का नहीं, इसलिए इसके साथ भी एन लगेगा। आई जब उच्चारण करते हैं तो ये आ से होता है, इसलिए इसके साथ भी एन लगेगा। जे का मतलब ज है जो इसमें नहीं है, के का मतलब क से उच्चारण है इसमें नहीं है, एल जैसे उच्चारण करेंगे फिर से आपको लगेगा कि ये तो फिर से स्वर वर्ण हो गया, इसलिए इसके साथ भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा क्या, एन का प्रयोग। उसके बाद एम का उच्चारण करेंगे आप, ये लीजिए फिर से आपके पास होता है वोवेल साउंड, ये भी जाएगा। एन का उच्चारण करेंगे तो ये भी जाएगा। ओ तो ऑलरेडी पहले से भी होता था, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ से भी क्या हो रहा है, इसी में आ रहा है। चलिए पी नहीं, क्यों नहीं, आर, ठीक है, क्योंकि आ का मतलब ही वोवेल साउंड ही है। एस का मतलब आपके पास फिर से क्या हो रहा है, ए का मतलब वोवेल साउंड ही है। और जो आपका यू होता था वो इस बार नहीं होगा, देख लीजिए, क्योंकि यरल अब इसमें आएगा नहीं आएगा, इसलिए यू जो है वो साउंड में वोवेल नहीं है, वोवेल है लेकिन साउंड में वोवेल नहीं है। उसी तरह से आपके पास एक बचा कौन, एक्स, ठीक है, तो हमें इससे अगर मतलब है तो ये भी फिर से क्या हो गया। तो मैंने आपको निकाल के बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कि लेटर और वोवेल साउंड की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। और इस डे 1 पे आधारित जो मैंने क्वेश्चन पीडीएफ आपको दिया है उसमें इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने बना दिए ताकि आपको याद में रह जाए। तो चलिए अब आपको याद रह जाएगा ना कि लेटर और वोवेल साउंड की संख्या कितनी है, 12। कौन कौन से हैं एक बार लिख देते हैं फिर से। ए हो गया, ई हो गया, एफ है, एच है, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस, एक्स, इतने हमारे पास हैं जो लेटर और वोवेल साउंड है। अब हम लोग आज का क्लास करने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए बाकी आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि घर पे बैठे हुए हैं, 24 आवर आपके पास टाइम है, तो आराम से आधा घंटा मेरे साथ वीडियो देखने में, नोट्स बनाने में गुजारिए, और उसके बाद जो पीडीएफ अपलोड होता है उसको कंप्लीट बनाइए और जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए। और नहीं होता है तो मैंने आप सबको सलाह दिया था ना कि आराम से टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है, वहाँ से पीडीएफ उठाओ, बनाओ, और दिक्कत होता है तो फिर से इसी नंबर पे बैक मैसेज करो, आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। अब पढ़ने के लिए तैयार होइए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं।
चलिए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से फील करना ए और एन, जिसमें हमने एन का स्ट्रेटजी सीख लिया है तो ए का सीखने का जरूरत नहीं है, हमेशा यही कोशिश करो, ठीक है ना। हम हमेशा बेसिक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई हमें टीचर पढ़ाते हैं कि मेटल का मतलब ये होता है तो नॉन मेटल का मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं सर, उसका उल्टा ही होगा। तो वही बात हुआ, जब एन हम जान गए कि एन लगता है वोवेल साउंड के लेटर के कॉम्बिनेशन में, तो ए कहाँ लगेगा, कॉन्सोनेंट में। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोनाउंसिएशन माइंड करेंगे। SDO यानी ये हिंदी स्वर में आ गया है, जी बिल्कुल आ गया है, इसका मतलब क्या होगा एन। MLA यही उच्चारण है ना, इसका मतलब फिर से एन। HE स्कूल देख लीजिए वोवेल साउंड है एन। RBI तो आपका आ से उच्चारण है तो फिर से एन। RPF है तो यानी फिर से वोवेल से उच्चारण है तो एन। एक्सरे यानी ए से उच्चारण है तो एन। FCI ए से उच्चारण है तो फिर से एन। चलिए NRC यानी ए से उच्चारण है तो फिर से एन। क्लियर। अब यहाँ से आता है, देखिए यहाँ से यू का मैंने कॉम्बिनेशन आपके पास रखा है। क्या आपने जाना था कि यू तो वोवेल होता है, हम अभी कॉन्सोनेंट में पढ़ा दिए हैं, तो उच्चारण करने पर ध्यान दीजिए। इसका उच्चारण होगा यूनिक, क्या से हो रहा है, यरलवस। और यरलव इसमें आएगा, नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो एन भी क्या होगा, नहीं आएगा, खत्म। तो यहाँ पे एन अगर हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्या लगा दिए ए। नेक्स्ट का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन माइंड करेंगे फिर से। अम्ब्रेला, अब तो ये आ गया ना इसमें, यस, इसलिए क्या हो जाएगा एन। इसलिए सिर्फ यू को मान नहीं लेना है ना, यू का उच्चारण करना है। नेक्स्ट में आते हैं यूनिवर्सिटी। फिर से आप देख लो, यूनिवर्सिटी यरलवा इसके फैमिली से बाहर है तो ए नहीं, एन नहीं, ए। यूनियन फिर से देख लो, यरलवा फैमिली ए। अभी हम लोग ई तो वोवेल में पढ़े थे, अब जरा उच्चारण करो इसका, क्या होगा, यूरोपियन हो गया। तो हम एन लगाने जा रहे थे, लेकिन हमें कंफ्यूजन क्लियर करना था कि साउंड क्या हो रहा था, कॉन्सोनेंट का ना ए। चलो इसका मतलब पहले समझाते हैं। यू का मतलब होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है पूरा का पूरा क्या, यू, और इसका हिंदी होता है मादा भेड़, फीमेल सी। चलो उच्चारण क्या हो रहा है, यू यानी यार का बस उच्चारण हो रहा है। फिर से हम एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने किसका सहारा लिया, ए। 15 नंबर, चलो 15 नंबर के लिए हम थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, साइड करते हैं। 15 नंबर के लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और रेडी करते हैं आपको। 15 का ए, 15 का बी, 15 का सी। क्या था यहाँ पे, ये था, उच्चारण अभी हम नहीं कर रहे। दूसरा में ये था, तीसरा में ये था, एक और कर देते हैं, डी नंबर। कितने लोग स्टूडेंट जो समझ जाते हैं ना कि ये प्लुरल हो गया, वो गलत सोच रहे हैं। याद है ना, प्लुरल बनाने के लिए डबल एस के बाद भी ES लगाना पड़ता है। अभी तक ये क्या है, सिंगुलर ही है। चलो अब उच्चारण पे ध्यान देना है। तो देखो इसका उच्चारण होता है आपके पास दीर्घ ई से, पूरा उच्चारण ही लिख दिए, ठीक है। और इसका शुद्ध हिंदी होता है, जो किसी भी राजा के बाद बैठने वाला पुरुष सब होगा तो, मतलब राजकुमार होगा तो पुरुष के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है आपके पास में उत्तराधिकारी, जो राजगद्दी का अगला अधिकारी होता है उसे हम कहेंगे ईयर। नेक्स्ट में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसका उच्चारण लिखेंगे तो हो जाएगा ईयरएस, ठीक है। लेकिन ये फेमिनाइन जेंडर हो गई, ठीक है ना, FC लिख देते हैं, फेमिनाइन जेंडर। इसका हिंदी भी क्या होगा, उत्तराधिकारी, जो कि किसी भी राजगद्दी पर बैठने वाली अगली महिला होंगी। अब इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण होता है ईयर, और इसका हिंदी होता है क्या, जान ही रहे है ना, कान। छोड़िए, अब इसका उच्चारण जो होता है वो शुद्ध होता है ये, लेकिन हम लोग करते हैं ईयर तो गड़बड़ है। हिंदी जान ही रहे, साल या वर्ष। अब देख लो यहाँ से, वोवेल साउंड है, यस एन हो गया, वोवेल साउंड है, यस एन हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन गलत हो जाएगा, इसलिए ए हो गया। वोवेल साउंड है इसलिए एन।
तो चलिए मेरी ओर से ये आपका यहाँ तक कोशिश मेरा था ए एंड ए यूज को समझाने का। अब हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस वगैरह पे आना शुरू करते हैं कि जब शॉर्ट में आप बना देते हैं तो सेंटेंस में भी आपसे बनना चाहिए ना। चलो शुरू करते हैं। देखिए जब तक आपको एक क्वेश्चन देते हैं आप नोट करेंगे तब तक हम आगे कुछ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 था तो 16 ही कर लो। CH a cow, comma, a ox and चलिए अब आपसे पूछना चाह रहा है ना कि सेंटेंस में आर्टिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट यानी कि लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्या करना है आपको करेक्ट करना है। सेंटेंस गलत है और हमें उसे सही करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोनाउंसिएशन को पॉइंट करना है, उच्चारण को देखना है, जहां जहां आर्टिकल है उसके बाद। तो उच्चारण शुरू करिए। तो काऊ का मतलब क से उच्चारण है तो ए सही है। ऑक्स का मतलब देख लो यहाँ से ओ का मतलब हो रहा है वोवेल साउंड है, इसलिए क्या होना चाहिए था एन। इसका उच्चारण अभी आप सीखे थे मादा भेड़ को कहते हैं, तो यानी क्या होना चाहिए था ए। क्वेश्चन नंबर 17 C is a BA and I am a M। क्वेश्चन नंबर 18 17 पहले बनाते हैं। चलिए उच्चारण करेंगे जहां जहां आर्टिकल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है बी, यानी ब है जो आपके पास अ फैमिली में नहीं आएगा, इसलिए ए बिल्कुल वोवेल के कारण नहीं कॉन्सोनेंट के कारण सही था। लेकिन अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देख तो रहे थे कि कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है वोवेल जैसा एम ए, तो वोवेल के कारण क्या हो गया एन। चलिए इजी है, कुछ भी खास नहीं है। सी वास अ टीचर। अब यहां से आप हिंदी करेंगे फिर से नो, सिर्फ उच्चारण कहां पे आर्टिकल के बाद। तो हम इसको उच्चारण में क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट ऑनरेबल। ऑनरेबल सम्मान पाने लायक, सम्मान पाने लायक। अब फिर से हमें मतलब तो सिर्फ लेटर से है तो इतना ही से है, तो ये वोवेल है, वोवेल के कारण एन हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देयर वाज ए ऑब्लिक एन। इसमें सुनना होगा कि कौन सही है, ठीक है। ओल्ड आलमीरा। क्वेश्चन नंबर 20 सी वाच ए ऑब्लिक एन हो गया। वन आइट गर्ल कर देते हैं। किन्हीं कईयों को मैंने देखा जिनकी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम था या खराब थी, उनके लिए मैंने सेंटेंस लिखा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ए और एन फिल करना है तो उच्चारण करना पड़ेगा उसके अगले टर्म के। आलमीरा के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ का नाउन देखना होता है कि नाउन कैसा होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन साउंड किसका देखेंगे इसका। तो ओल्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा ओल्ड, वोवेल है ना एन हो गया। 20 में आ जाओ। यहाँ पे एन फिल करना है आपको, तो देखते हैं क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो इसको हम लोग उच्चारण करेंगे तो क्या पढ़ेंगे वन आइड गर्ल, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हमको सिर्फ इतना सा मतलब है। तो देख लो यानी यहाँ पे जो पहला लेटर आपके पास है वो यरल अवल आ गया, यानी ये कॉन्सोनेंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए क्या हो गया। तो सिर्फ ओ देख करके नहीं करना है, साउंड देखना है। चलिए हो गया है, तो फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं।
जब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया नहीं होता है तब तक हम लोगों को दिखना ही है। 21st, I met of, मान लेते हैं अशोका। कोई राजकुमार कहानी सुना रहा था, कोई पुराना आदमी। ऑप्शन देख के दिया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको क्रिएट करके परेशान किया जा सकता है। ठीक है, कि आप सोच रहे थे कि आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, तो जी हाँ अभी भी वही है। ईयर वर्ड मान लीजिए ना कि कॉमन लिखा हुआ था ऊपर ही, तो आपको आर्टिकल ही ना हो गया, तो बस परेशान करना चाह रहा है। हम लोग उतने उल्लू तो है नहीं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ सबका उच्चारण तो एक ही हो रहा है कि आपके पास में ईयर, प्रोनाउंसिएशन गा रहा था दीर्घ ई से, और ये क्या है वोवेल। तो वोवेल के कारण ए कैंसिल, क्या हो गया एन। कंफ्यूजन क्या होगा, आर्टिकल द होना चाहिए था कि नहीं, उत्तराधिकारी का नाम लिखा है नहीं, तो जब नहीं लिखा है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं। पहले मिल गया इसलिए यही आंसर कर देंगे। नियम के अनुसार ये भी सही हो सकता है कभी। जब आप आगे जाके पढ़िएगा कि नाउन ऑफ, जब नाउन होता है ना तो इसके पहले क्या लगाना चाहिए, द। ठीक है, तो जो पहले ऑप्शन मिल रहा है वो सही है कि मैं अशोक के एक उत्तराधिकारी से मिला था। एक मतलब पता नहीं कौन, तो नहीं पता है इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ही लगाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाता है 21 के बाद 22। चलिए अभी से लास्ट मानते हुए पढ़ा रहा हूं। Have you ever read in blank space a school, है ना। फुल स्टॉप लगने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होता है, इसका उच्चारण करना होता है HE स्कूल। अब यहाँ से देख लो ये वोवेल है, इसलिए हम लोग पहले ही पढ़े थे क्या लगाएंगे, एन। खत्म। तो आपको धीरे धीरे अब लग रहा होगा कि नहीं सर अब रहने दीजिए, अब हमें प्रैक्टिस में क्वेश्चन दे दीजिएगा, हम लोग वही सोल्व करके आपको दिखा देंगे। तो हम भी यही सोच करके क्या करेंगे, एन आपको सिखाने का कोशिश अब ज़्यादा नहीं करेंगे। तो लेटर एंड आर्टिकल आप समझ चुके हैं, उम्मीद किया जा सकता है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा आगे आज के क्लास में लेके चलते हैं। देखिए आप जैसे ही लेटर कंप्लीट करते हैं तो लेटर के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है अगला कड़ी, और उसे नाम देते हैं हम लोग क्या चीज का, वर्ड का, शब्द का। आप देखिए अगर किसी ने पूछ दिया कि लेटर का डेफिनेशन तो सर आपने पढ़ाया था कि लेटर जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उससे नीचे हम तोड़ करके लेना ही जा सकते। तो वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा, तो चलिए हम लोग वर्ड को डिफाइन करना शुरू करते हैं। अगर हमने लिख दिया PEN, आपने कहा हाँ पता है पेन का मतलब कलम होती है, या तो फिर आपने कह दिया कि पेन का मतलब हमने पढ़ा था सर कि जहाँ पे हम अपनी गाय को रखते हैं, गाँव शेल्टर को भी कहते हैं, यानी कि गौशाला को भी पेन कहते हैं, अगर आप जानते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, इस शब्द का आपने एक नहीं दो क्या निकाला है, मीनिंग निकाला है, सेंस निकाला है, तब ये शब्द एग्जिस्ट करता है। अब इसी को थोड़ा सा कर दीजिए। आप कह रहे सर इसका हमें मतलब ही कुछ पता नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा, तो ये जो था वो शब्द नहीं कहला सकता और ये शब्द कहला सकता है। यानी वो क्या रहा, इसमें भी तो 3 लेटर थे और इसमें भी 3 लेटर थे, लेकिन ये 3 लेटर की वजह से एक मीनिंगफुल अर्थ रखता था, तो सेंटेंस में ये शब्द कहला सकता था, लेकिन इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहला सकता। क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स which has an exact meaning, या मीनिंग। ठीक है, अभी देखिए आर्टिकल पढ़े थे ना, फायदा कर गया, एग्जैक्ट के आगे क्या लग गया, एन, क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो रहा था, ई से, है ना। तो कह रहा था कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है, लेटर मेस लगाइए क्योंकि एक से ज़्यादा ही लेटर होंगे,
जिसका अपने आप में कोई ना कोई क्या होता है, मीनिंग होता है। हिंदी डेफिनेशन अगर समझना है तो आप समझ चुके होंगे कि शब्द जो होता है वो लेटर का एक समूह होता है, उसका मिलन के द्वारा बना हुआ अरेंजमेंट व्यवस्था होता है, जिसमें कुछ अपना मीनिंग एग्जैक्ट होता है। चलिए अब थोड़ा सा आपको और उठा के लेके चलते हैं आगे। जब हम लोग वर्ड सीख जाते हैं तो शब्दों को रखते रखते एक क्या निर्माण कर देते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं उसको सेंटेंस। हम लोग इसी को नाम से जानते हैं स्पीच। तो सेंटेंस या स्पीच का मतलब क्या होता है अब समझना है हम लोग, तो आइए इसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन, जैसे अभी देखो आपने कहा कि पेन का मतलब होता है सर ENP का मतलब नहीं होता है, तो ये शब्द नहीं था, ये शब्द था। उसी तरह से पिछला जो क्लास था स्टार्टिंग वीडियो, उसमें मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था कि अगर सेंटेंस लिखा है ही किल्ड मी, तो ये सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसी कहानी थी? किल का हिंदी जान से मारना। तो हम जानते हैं जिसे जान से मार दिया गया है वो आके थोड़े ना पुलिस को बताएगा कि उसने मुझे मार दिया, नहीं, वो तब बोलेगा जब वो कहना चाह रहा था कि उसने मुझे पीट दिया। मारने का मतलब पीटने का सेंस, तब सही है। तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। फिर से क्या हुआ, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तीन शब्दों को मिलाने के बाद एक मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, एक मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, तब वो कहलाएगा सेंटेंस या तो स्पीच या तो स्टेटमेंट, अदरवाइज नहीं। जब सेंस नहीं निकलेगा तो उसे वाक्य कहना गलत है। चलिए समझ में आ गया? तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, लिखते हैं स्पीच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, एकदम वैसे ही लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर के जगह यहाँ पे आ जाएगा सॉरी वर्ड्स विथ एग्जैक्ट मीनिंग, या एन लगा लो, ठीक है। तो स्पीच भी जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है और उसका एक मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल सेंटेंस में जो अभी आपको मिटा दिया मैंने वही लिख देते हैं, ही किल्ड मी, ये सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन ही बीच में सेंटेंस हो सकता है। चलिए ये था आपका सेकेंड वीडियो क्लास, जिसमें मैंने कोशिश किया है लेटर एंड आर्टिकल को डिटेल से समझाने का और आपको थोड़ा सा वर्ड और स्पीच तक पहुंचा दिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो डे 3 का होगा आपके बीच में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो सब टीचर स्टार्ट करते हैं वहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि किसी भी सेंटेंस को जब आप लिखते हैं तो उसमें कितने हिस्से आ सकते हैं। जैसे यहाँ था आपके पास ही का मतलब कोई प्रोनाउन है, क्योंकि ही कोई आपके लड़के को, पुरुष वर्ग को कहा जा रहा है, लेकिन किसे पता नहीं है, तो ये एक आपका नाउन के स्थान पे आने वाला टर्म प्रोनाउन था। इसका एक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिया, और इंग्लिश में वर्ब। जिसको इसने पीटा था उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि किसी भी स्पीच के कितने हिस्से हो सकते हैं। तो ये डे 3 का प्लान है। चलिए बाकी आपको डे 1 के साथ PDF मिला था, जिसमें आपने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस देखे थे 20, है ना, कुछ साइंस के, कुछ स्टैटिक जीके के, और कुछ मैथ्स और कुछ रीजनिंग के छोटे छोटे कैलकुलेटेड क्वेश्चन, जो कि हर 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का बच्चा को पता होना ही चाहिए। उसी तर्ज पे आपको PDF कंटिन्यू मिलता रहेगा, जिसे आप टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं तो कराइए, नहीं तो डायरेक्ट अपना स्क्रीन पे ला करके बनाइए। ओके, आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।